देखिए सरकार क्या होती है। सरकार हमने बहुत नाम सुना है, सरकार, गवर्नमेंट। तो सरकार क्या होती है? सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? देखिए समझिए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका। कार्यपालिका इस पाठ का बेसिक यही है, ऐसे इसको बनाया गया। न्यायपालिका, ऐसा ही राज्य में होता है और ऐसा ही केंद्र में होता है, थोड़ा थोड़ा फर्क है, वो आप समझने की कोशिश करें। व्यवस्थापिका, देखिए व्यवस्थापिका को हमने 3 भागों में बांट दिया है, ठीक है। क्या क्या? देखिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और इन तीनों से मिलकर ही बनती है संसद। क्या बनती है? संसद। अनुच्छेद 79 के तहत भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब देखिए लोकसभा का सदस्य कौन हो? भारत का नागरिक हो, ठीक है, लेकिन उम्र कितनी हो? 25 वर्ष, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। राज्यसभा में 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। और यही राज्य में होगा, वहां पर विधानसभा में 25, विधान परिषद में 30 और राज्यपाल के लिए 35 न्यूनतम। कार्यकाल कितने का होगा? 5 वर्ष का, इनका 6 वर्ष का और इनका 5 वर्ष का, ठीक है। अब प्रधानमंत्री होते हैं ना, वो लोकसभा या राज्यसभा किसी से भी आ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम उम्र कितनी भी? 25 वर्ष। मंत्रियों के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, उनके लिए कोई निर्धारित नहीं है, क्योंकि वो लोकसभा के या राज्यसभा किसी के भी सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वरिष्ठ होते हैं तभी तो उनको बनाया जाता है। अब देखिए लोकसभा में वर्तमान में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? 552 हो सकती है, ठीक है। अधिकतम 552 क्षमता है लोकसभा की, और राज्यसभा की कितनी है? 250। लेकिन वर्तमान में 545 है, ये 545 ही है। जो क्या है, 530 तो राज्यों से आती है और 15 आती है किससे? केंद्र शासित प्रदेशों से। ये 13 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 आंग्ल भारतीय जो राष्ट्रपति द्वारा मनमोनित किए जाते हैं। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में वर्तमान में 245 ही क्षमता है, 245 क्षमता है, जिसको हमने 2 अलग अलग भागों में बांटा है कि 233 तो निर्वाचित किए जाते हैं राज्य की विधानमंडलों द्वारा, और 12 है वो राष्ट्रपति द्वारा मनमोनित किए जाते हैं। जो संगीत, कला, खेल, साहित्य से जुड़े व्यक्ति होते हैं उनको राष्ट्रपति मनमोनित करते हैं, 12 सदस्यों को। तो ये आपको हल्का सा नॉलेज इसका होना चाहिए, ठीक है। फिर कार्यपालिका का वास्तविक रूप से प्रधान, देखिए संवैधानिक रूप से प्रधान कौन है? राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद ही प्रधान होती है। न्यायपालिका अलग भाग है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में हाई कोर्ट होते हैं राज्यों में, तो वो अलग अलग हम इसको पढ़ेंगे। तो आप इसके बारे में अच्छे से ध्यान में रखें, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आपको जितना भी चैप्टर आगे पढ़ना है वो इसी चार्ट पर ही पढ़ना है। तो इस साल के लिए 4 महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो आप बड़े अच्छे से तैयार कर लें, उनको 2-3 बार दोहराएं। और यहाँ से 7 नंबर का, देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन आना है, और वो भी अथवा में आता है। तो उन 4 में से एक प्रश्न तो पक्का ही है, दोनों आ जाए और ही बेहतर है। चांस ऐसे है कि 90% चांस है कि दोनों ही प्रश्न इन 4 प्रश्नों से आ जाएंगे। प्रश्न इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियां। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 352, 356 और 360 इनके तहत है। तो हम पहले अनुच्छेद 352 की पढ़ते हैं। क्या है? युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति में, यदि युद्ध हो जाए या बाहरी कोई दूसरा देश से आक्रमण कर दे या फिर आंतरिक अशांति हो जाए, तो उस काल में संकटकालीन शक्तियां क्या कहती हैं? तो अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति में राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता है। तो भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया है कि युद्ध, बाहरी आक्रमण व आंतरिक अशांति के आधार पर वो क्या कर सकते हैं? संकटकालीन जो घोषणा है वो कर सकते हैं, आपातकाल लगा सकते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी के समय
क्या हुआ था 1976 में, आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा दिया गया। फिर जब नई सरकार आई तो जब 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ था, उसको मिनी संविधान हम कहते हैं। लेकिन फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें आंतरिक अशांति को लेकर जो मतभेद था उसको दूर किया गया कि आप आंतरिक अशांति के आधार पर निर्णय नहीं ले सकते। तो देखिए क्या है, संसद की स्वीकृति के बिना, देखिए संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर संसद बनाते हैं। तो संसद की स्वीकृति भी, राष्ट्रपति तो है ही, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये दोनों संसद की स्वीकृति के बिना ये 2 माह तक लागू रहेगी। पहले ये संसद की स्वीकृति के बिना 2 माह तक लागू रहती थी। संसद की स्वीकृति इसे अनिश्चित काल तक बढ़ा सकती थी। पहले जब 44वां संविधान संशोधन नहीं आया था उससे पहले क्या होता था कि संसद से, राज्यसभा और लोकसभा से उसको स्वीकृति मिल जाए, बिल 2/3 से पास हो जाए तो क्या हो, अनिश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता था। लेकिन देखिए 44वें संविधान संशोधन में क्या बदलाव किए गए इस आपातकालीन शक्ति को लेकर, देखिए क्या है 44वें संविधान संशोधन में किए गए बदलाव। आप ये पूरा लिखिए, पहले वाली बात भी लिखिए, फिर 44वें संविधान संशोधन के बाद क्या हुआ वो भी लिखिए। इसे युद्ध, बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह, मान लो सेना विद्रोह कर दे या कोई और बटालियन है वो विद्रोह कर दे, युद्ध हो जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए, ऐसी स्थिति में इसे लागू किया जा सकता है। लेकिन केवल आप आंतरिक अशांति के नाम पर इसे लागू नहीं कर सकते। 44वें संविधान संशोधन में इसको क्लियर कर दिया गया कि केवल आप आंतरिक अशांति के नाम पर देश में अनुच्छेद 352 का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये आप है, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल तभी लगाया जा सकता है। पहले राष्ट्रपति स्वयं निर्णय ले सकते थे, राष्ट्रपति खुद ही निर्णय लेते थे, लेकिन इसमें क्या 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 आपातकाल तभी लगाया जा सकता है जब मंत्रिमंडल लिखित रूप में परामर्श दे। मंत्रिमंडल, जो मंत्रिमंडल होता है उसकी परामर्श से ही राष्ट्रपति कार्य करेगा। तो मंत्रिमंडल परामर्श देगा, क्योंकि देखिए मंत्रिमंडल लोकसभा और राज्यसभा से ही बनता है। तो लोकसभा है वो जनता से डायरेक्ट जुड़ी होती है, तो राष्ट्रपति सीधा अकेले व्यक्तिगत निर्णय न लेकर मंत्रिमंडल की परामर्श के बाद कार्य करे। तो ये और जोड़ दिया कि मंत्रिमंडल की परामर्श से करे। आंतरिक, देखिए केवल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लगाया जा सकता, मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बिना लागू नहीं किया सकता। अब और क्या जोड़ा गया, पहले 2 माह था, आपातकाल की घोषणा की 1 माह, अब कर दिया गया 1 माह। 1 माह के भीतर आपको जाना पड़ेगा लोकसभा और राज्यसभा में। 1 माह के अंदर ही दोनों सदनों में, ये जो दोनों सदन है देखिए इसकी अभी वर्तमान में 545 क्षमता है और इसकी 245 क्षमता है। तो दोनों सदनों में पृथक रूप से जिस दिन बैठक हो रही हो, जिस दिन आपातकाल को लेकर चर्चा हो रही हो, उस दिन उपस्थित जितने भी सदस्य हैं उनके 2/3 सदस्य, देखिए वर्तमान में 545 है यहाँ पर, 245 यहाँ पर है, तो जितने भी उपस्थित होंगे उनके 2/3 सदस्य की स्वीकृति मिलेगी तभी आपातकाल को आगे बढ़ाया जा सकता है। 2/3 बहुमत से 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, केवल 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। पहले अनिश्चित काल तक था, फिर यदि 6 माह पूरे हो जाते हैं तो वापस आपको कहां जाना पड़ेगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जाना पड़ेगा। फिर से उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत आपको प्राप्त करना पड़ेगा और इसको वापस 6 माह के लिए लागू किया जा सकता है। इसे लागू करने के लिए प्रति 6 माह पर क्या लेनी पड़ेगी, आपको स्वीकृति लेनी पड़ेगी। लोकसभा में साधारण बहुमत से, अब ये आपने लागू तो कर दिया संकट काल में आपातकाल अनुच्छेद 352 को, लेकिन इसको समाप्त करना हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको समाप्त करने के लिए केवल लोकसभा में क्या चाहिए, साधारण बहुमत। क्या चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए लोकसभा में। मतलब जितने भी सदस्य उपस्थित होंगे जिस दिन आप बिल पेश कर रहे हैं उसमें साधारण बहुमत का मतलब होता है 50% केवल, तो आप उसको आपातकाल को हटा सकते हैं। लोकसभा में साधारण बहुमत से आपातकाल समाप्त किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 352 है। आप देखिए आपातकालीन शक्तियां हैं अनुच्छेद 356 की, 356 की, ठीक है, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, किसी राज्य में लोकतांत्रिक स्थिति सही नहीं होने पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है वहां पर। तो हम राष्ट्रपति शासन के बारे में पढ़ेंगे। क्या कह रहा है राष्ट्रपति शासन, देखिए राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन शक्तियां, जिसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन। यदि किसी राज्य में
वैधानिक रूप से जो लोकतंत्र, जो वैधानिक रूप से संवैधानिक रूप से राज्य सरकार काम नहीं कर रही है या राज्य सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है कि राज्यपाल अपना प्रतिवेदन किसे भेजते हैं, राष्ट्रपति को, और राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर ही क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाया जा सकता है। अब ये राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया जाएगा? अनुच्छेद 372 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रतिवेदन पर, देखिए राज्यपाल राज्य की स्थिति के बारे में किसको सूचित करेगा? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रतिवेदन पर इसे लागू कर सकते हैं। तो लागू कौन करेंगे? राष्ट्रपति। प्रतिवेदन किसका होगा? राज्यपाल का। राज्यपाल उस राज्य की स्थिति के बारे में अवगत कराएंगे किसको? राष्ट्रपति को, कि वहां पर जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो गया है या किसी पार्टी को बहुमत नहीं है, तो इसे ऐसी स्थिति में क्या लगाया जाए? राष्ट्रपति शासन। राज्य का शासन संविधान की उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जाए। यदि कोई गवर्नमेंट चल भी रही है वहां पर राज्य में, यदि वो संविधान के नियमों का पालन नहीं कर रही है, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल में ऐसी स्थिति बन रही है, राज्यपाल और राज्य के मुख्यमंत्री के बीच काफी विवाद चलते रहते हैं। इससे पहले आपने पिछले साल महाराष्ट्र में देखा था, महाराष्ट्र में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने के कारण क्या हो गया था? पहले बीजेपी को आमंत्रित किया गया बड़ी पार्टी होने के बाद, लेकिन फिर दो पार्टियां अलग अलग मिल गई तो उन्होंने बीजेपी का विरोध किया। तो यहां पर केंद्र में सरकार बीजेपी की है, तो राष्ट्रपति भी उन्हीं के, और जब सरकार होती है राष्ट्रपति और राज्यपाल लगभग उसी पार्टी से जुड़े हुए बनाए जाते हैं। तो राज्यपाल ने क्या करा? राज्य की स्थिति के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करा, और राष्ट्रपति ने क्या लगा दिया? राष्ट्रपति शासन लगा दिया। कहां पर? महाराष्ट्र में। तो देखिए क्या होता है कि ये जो राष्ट्रपति शासन है ये बहुत विवादों में भी रहता है, क्योंकि जिसकी केंद्र में सरकार होती है जिस पार्टी की, वो दूसरी पार्टी की यदि राज्य में सरकार हो तो वहां दबाव बनाने की कोशिश भी करती है। ऐसा भी कई बार विवादों में आया है। संसद की स्वीकृति के बिना इसे 2 माह तक लागू किया जा सकता है। यदि संसद से स्वीकृति नहीं ली है तो इसे राष्ट्रपति अपने अध्यादेश द्वारा 2 माह तक लागू कर सकते हैं। संसद मतलब राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों में क्या चाहिए? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत, जो भी उपस्थित सदस्य होंगे, साधारण बहुमत मतलब 50% आपको समर्थन में चाहिए। संसद की स्वीकृति से इसे 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। संसद से स्वीकृति लेकर इसे 6 माह तक लागू किया जा सकता है। इसे 6 माह पूरे होने के बाद फिर से संसद से स्वीकृति लेनी पड़ेगी और फिर 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। प्रस्ताव सदन के दोनों सदनों द्वारा, जो राज्यसभा और लोकसभा है, दोनों सदनों द्वारा अलग अलग साधारण बहुमत से पास किया जाना आवश्यक है। यदि आपको राष्ट्रपति शासन लगाना है 2 माह के बाद, तो आपको संसद के दोनों सदनों में अलग अलग साधारण बहुमत द्वारा आपको उस प्रस्ताव को पास करवाना पड़ेगा। किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, क्योंकि ऐसा स्थिति होती है कि जहां राष्ट्रपति शासन लग जाता है, किसी को बहुमत नहीं होता, तो वहां पर 6 माह के भीतर ही या 6 माह के बाद कुछ और टाइम देकर चुनाव करवा लिए जाते हैं। लेकिन यदि जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा राज्यपाल शासन रहा था। पहले जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 था, तो राज्यपाल शासन लागू कर देते थे। तो ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर में बहुत लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन रहा। पंजाब में भी कई बार ऐसे उदाहरण मिले हैं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में इसे 3 साल से 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा सकता। वहां पर आपको चुनाव कराने ही पड़ेंगे। आप जो जनता की सरकार है उसे लेकर आए, 3 साल से ज्यादा इसे लागू नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद 356 के तहत क्या कह रहा है कि राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति राज्य की जो संवैधानिक स्थिति है उसको देखकर राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। राष्ट्रपति से 2 माह तक लगा सकते हैं। संसद के दोनों सदन है उनमें साधारण बहुमत से पास करवाकर इसे 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अधिकतम अवधि इसकी 3 वर्ष ही रखी जा सकती है। तो अनुच्छेद 356 ये दूसरी शक्ति थी राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों में, जिसे राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। देखिए आपातकालीन और संकटकालीन शक्तियों में तीसरी शक्ति है वित्तीय संकट। यदि देश में वित्तीय स्थिति खराब हो जाए तो क्या करेंगे? अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत क्या प्रावधान है? राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए, राष्ट्रपति को यह लगने लगे कि देश में जो वित्तीय परिस्थितियां हैं वो सही नहीं है, हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनसे भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, तो वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है अनुच्छेद 360 के तहत।
देखिए अभी तक ऐसी स्थितियां नहीं बनी है। अभी जैसे लॉकडाउन हुआ था उसके बाद कुछ चर्चा चल रही थी कि वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है तो राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बनी। सरकार ने इस स्थिति को संभाल लिया और भारत की वित्तीय स्थिति जो नीचे गिरती जा रही थी उसको ठीक किया है, बैलेंस बनाया गया है। अब देखिए इसको लागू कैसे, यदि मान लो इसको लागू किया गया तो कैसे लागू, जो आपने पहली शक्ति युद्ध, ठीक है, आपातकाल में पढ़ा था, युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण जो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत जो लगाते हैं ना, 352 के तहत जैसी शक्तियां जो अधिकार दिए गए हैं वही नियम कायदे यहां पर रखे जाएंगे। क्या होगा, 44वें संविधान संशोधन के बाद उसमें भी बदलाव किया गया था। क्या बदलाव किया गया था कि आपको 1 माह, मतलब राष्ट्रपति 1 माह तक रख सकते हैं। राष्ट्रपति घोषणा करने के 1 माह के भीतर आपको क्या करना पड़ेगा, राज्यसभा वह लोकसभा दोनों में, मतलब संसद में कि संसद के दोनों सदनों में जो उपस्थित सदस्य हैं उनकी 2/3 बहुमत से आप 6 माह के लिए इसको बढ़ा सकते हैं। फिर यदि 6 माह बढ़ाना होगा तो आपको वापस वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो ये स्थिति आप ऐसी की ऐसी वित्तीय संकट में प्रावधान किए गए, ऐसे के ऐसे प्रावधान वित्तीय संकट के लिए भी किए गए हैं। अनुच्छेद 360 में भी यही प्रावधान रखे गए हैं जो 352 में संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के बाद किए गए थे, वही वित्तीय संकट में रखे गए हैं। अध्याय 6 का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, मंत्रिपरिषद का गठन। मंत्रिपरिषद का गठन, देखिए मंत्रिपरिषद राज्य में भी होती है और देश में भी होती है। तो यहां पर हम भारत सरकार है ना, उसकी मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं। देखिए भारत सरकार होगा तो वहां पर प्रधानमंत्री होंगे और राष्ट्रपति होंगे। देखिए राष्ट्रपति हो जाएंगे। और जब हम राज्य की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री की जगह राज्य में ऐसी स्थिति में कौन, मुख्यमंत्री, और राष्ट्रपति वाले स्थान पर क्या आ जाएगा, राज्यपाल। देखिए मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 74 के तहत भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। यह मंत्रिपरिषद है वो किसको सलाह देगी, राष्ट्रपति की सहायता वह परामर्श, राष्ट्रपति की सहायता व परामर्श के लिए मंत्रिपरिषद बनाई जाएगी। मंत्रिपरिषद, ध्यान रहे, तो राष्ट्रपति को सहायता व परामर्श देने के लिए, लेकिन वास्तविक रूप में कार्यपालिका का प्रधान मंत्रिपरिषद ही है। व्यवहारिक रूप में मंत्रिपरिषद ही प्रधान है। हालांकि कार्यपालिका का संवैधानिक रूप से प्रधान कौन है, राष्ट्रपति है, लेकिन मंत्रिपरिषद जो कहता है वही राष्ट्रपति को करना पड़ता है। व्यवहार में ऐसा ही है भारत में, इसलिए मंत्रिपरिषद कार्यपालिका, जो कार्यपालिका है उसका प्रधान हुआ व्यवहारिक रूप में। लेकिन संविधान में क्या व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या बनाई गई है, मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद की प्रथम चरण क्या है, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। देखिए आर्टिकल 75, ठीक है, अनुच्छेद 75 के तहत देखिए आप प्रधानमंत्री मोदी जी को जोड़ लीजिए 75 साल से, ऐसे किसी भी तरीके से जोड़ लीजिए। जब जैसे हमने मुख्यमंत्री वाले में पढ़ा था तो हम 164 आर्टिकल के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति थी, ऐसे आप 75 से इसको जोड़ लीजिए। तो देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा जो दल लोकसभा में बहुमत लेकर आया है, लोकसभा में बहुमत लेकर आया है, या जिस दल के पास अधिक सीटें हैं उस दल के मुखिया को राष्ट्रपति आमंत्रित करता है, किसके लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए, और राष्ट्रपति द्वारा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उस शपथ दिलाई जाती है। नियुक्ति भी की जाती है और शपथ भी दिलाई जाती है। तो आर्टिकल 75, जो दल लोकसभा में बहुमत या सर्वाधिक सीटें लेकर आता है उस दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन, अब जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाएगी तो प्रधानमंत्री अपने से, जो अपने ही पार्टी के या किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर जिन्होंने सरकार बनाई है उसमें से विशिष्ट सदस्यों को मंत्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन किया जाएगा। देखिए व्यवहारिक रूप में क्या, व्यवहारिक रूप में प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को जो परामर्श देता है या राष्ट्रपति को कहता है उन्हीं को मंत्री बनाया जाता है, उन्हीं को मंत्री बनाया जाता है। जबकि संवैधानिक रूप से क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री क्या देते हैं, राय देते हैं।
प्रधानमंत्री की राय के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेगा और राष्ट्रपति द्वारा ही मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है। तो मंत्रियों का चयन करने का कार्य कौन करेंगे? प्रधानमंत्री। और ये बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रधानमंत्री के पास मंत्रियों का चयन करने। केंद्र में मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो मंत्रियों में कार्य विभाजन। तीसरा क्या है? मंत्रियों में कार्य विभाजन। ये एक और बड़ी चुनौती किसके लिए? प्रधानमंत्री के लिए। क्योंकि देखिए मंत्रियों का कार्य विभाजन, बहुत अधिक विभाग होते हैं केंद्र में, तो प्रधानमंत्री के लिए ये विभाजन करना एक बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि आप सोचिए कोई एक विशिष्ट व्यक्ति जिस क्षेत्र में अच्छा काम करते आया है उसको वो पद मिले तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दो तीन मंत्री अलग अलग बार, जैसे अपने वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ये पहले रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। देखिए अब निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री वर्तमान में है, पहले रक्षा मंत्री रह चुकी है। तो आप देखिए बहुत सारे व्यक्तियों को अलग अलग विभागों का अनुभव नहीं होता, उसके बाद में भी उनको वो विभाग देना पड़ता है क्योंकि वो विशिष्ट सदस्य होते हैं। तो कई बार ऐसी स्थिति भी पैदा हो जाती है कि विशिष्ट सदस्यों को आप विशिष्ट विभाग या विशिष्ट मंत्री पद नहीं देंगे तो वो प्रधानमंत्री के लिए चुनौती बन जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री के बराबर के ही लेवल के वो सदस्य होते हैं पार्टी में। तो ये बड़ी चुनौती होती है मंत्रियों में कार्य विभाजन प्रधानमंत्री के लिए। तो आप तीसरा स्टेप हो गया मंत्रियों में कार्य विभाजन। किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। और प्रधानमंत्री जो विभाग उसको देते हैं वो राष्ट्रपति उनको मंजूर करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं देखिए, इनके लिए शिक्षा के लिए कोई योग्यता नहीं है, शिक्षा में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन ये ध्यान रहे कि लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए। यदि सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर ही आपको क्या बनना पड़ेगा? लोकसभा या राज्यसभा किसी ना किसी संसद के किसी ना किसी सदन का आपका सदस्य बनना पड़ेगा। यदि सदस्य नहीं बन पाते हैं तो आपको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो योग्यता क्या? लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो या 6 माह के भीतर ही चुनाव लड़कर सदस्य बने। आप देखते हो कई बार मंत्री बना दिया जाता है लेकिन वो लोकसभा से जीत कर नहीं आते, तो फिर 6 माह के भीतर ही, जैसे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा लेकिन 6 माह के भीतर ही उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, तब वो अपने मंत्री पद पर रहे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आप चुनाव लड़ते हो तो हार जाते हैं, जैसे हम विधानसभा में देखते हैं जहां पर केवल राज्यों में विधानसभाएं होती है, तब फिर मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है उस पद से। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, मंत्री जो होते हैं उनको शपथ ग्रहण का कार्य कौन करवाते हैं? राष्ट्रपति। कौन करवाते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति उनको 2 शपथ दिलाते हैं, एक तो पद की, वह गोपनीयता की। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को पद व गोपनीयता की 2 शपथ दिलाई जाती है। तो मंत्रियों को शपथ दिलाने का, मंत्री व प्रधानमंत्री दोनों को ही शपथ दिलाने का कार्य कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और उनको 2 शपथ दिलाते हैं पद व गोपनीयता की। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, देखो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है, लेकिन मंत्रिपरिषद का कार्यकाल उतना ही होगा जितना लोकसभा का होगा। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। यदि लोकसभा पहले भंग होगी तो मंत्रिपरिषद भी भंग होगी, क्योंकि मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। जैसे राज्य में हमने देखा था विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, वैसे ही केंद्र में लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। और लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। कभी कभी जब बहुमत नहीं होता तो सरकार गिर जाती है, तो ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद भी विघटित हो जाती है। तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल वही होगा जो लोकसभा का होगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा के प्रति। मंत्रियों के वेतन व भत्ते, अब देखिए प्रधानमंत्री हो गए, कैबिनेट मंत्री हो गए, या फिर राज्य मंत्री हो गए, या उप मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हो गए, इन सभी को भारत की जो संचित निधि है उसमें से वेतन मिलता है। लेकिन इनके वेतन का निर्धारण कौन करता है? संसद इनके वेतन का निर्धारण करती है, और समय समय पर इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा कोरोना काल था जिसमें अब राष्ट्र मंत्री हैं उनको जो पेमेंट है वो कम मिलेगी,
या 1-2 साल के लिए उनका जो बजट है, जो उनका क्षेत्रीय बजट है, वो मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे समय समय पर संसद नए नए प्रावधान लाती है और उनके वेतन में कटौती या पर वृद्धि करनी होती है, वो अपने हिसाब से करती है। तो इनके वेतन का कार्य कौन करता है? संसद। मंत्रियों की श्रेणियां देखिए, मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं। कौन कौन सी 3 श्रेणियां होती हैं? एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट, एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री और एक होते हैं राज्य मंत्री। ये 3 श्रेणियों में कैबिनेट ही असल में मंत्रिमंडल कहलाता है। कैबिनेट के जो सदस्य होते हैं वो वरिष्ठ सदस्य होते हैं और कैबिनेट को ही क्या कहा जाता है? मंत्रिमंडल कहा जाता है। मंत्रिमंडल वास्तव में कैबिनेट ही मंत्रिमंडल है। कई विभाग ऐसे होते हैं जहां जो छोटे विभाग होते हैं वहां पर स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री बनाए जाते हैं। अब जब कैबिनेट सदस्य के पास काम ज्यादा हो जाता है, काम का भार ज्यादा हो जाता है, काम का भार अधिक, तो फिर उनके नीचे और मंत्री बनाए जाते हैं, राज्य मंत्री। जैसे वित्त राज्य मंत्री हैं, तो वित्त राज्य मंत्री है तो वित्त मंत्री के काम के प्रभार को कम करने के लिए ऐसे ही गृह राज्य मंत्री है तो गृह मंत्री के काम को कम करने के लिए या फिर उनका सहयोग करने के लिए राज्य मंत्री बनाया जाता है। युवा सदस्य होते हैं जो सरकार में या सरकार के अन्य पार्टियों में या जो भागीदार पार्टियां होती हैं, तो उनमें जो युवा सदस्य होते हैं उनको काम का अनुभव कराने के लिए राज्य मंत्री बना दिया जाता है, जो सहयोग करते हैं कैबिनेट मंत्रियों का। और वास्तव में कैबिनेट ही मंत्रिमंडल होती है, लेकिन प्रधानमंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों को भी कैबिनेट की बैठक में बुला सकते हैं जब उनके विभाग के बारे में चर्चा हो रही हो। नहीं तो वास्तव में कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल की बैठक ही प्रधानमंत्री करते हैं और प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठक की क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रमुख कौन हुए? प्रधानमंत्री। तो इसलिए ये कार्य तो बहुत आसान सा प्रश्न है। आप राज्य से देखिए, यहाँ पर हमने पढ़ा क्या था? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, वहां पर राज्यपाल आ गया, राज्यपाल करते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति है। यहाँ पर प्रधानमंत्री से क्या लिखना है? मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन, सेम टू सेम वही है। मंत्रियों में कार्य विभाजन वैसा ही है। मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं वही हैं। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण वही है, बस वहां पर राज्यपाल दिलाते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति हो गया। मंत्री परिषद का कार्यकाल वही है, वहां पर क्या है? विधानसभा है और यहाँ पर क्या है? लोकसभा है। मंत्रियों के वेतन व भत्ते यहाँ पर संसद निर्धारित करती है, वहां पर आपकी विधानमंडल निर्धारित करती है। मंत्रियों की श्रेणियां सेम टू सेम वही है, बस वहां पर जो आपकी मंत्रिमंडल की बैठक होती थी उसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करते थे, यहाँ पर प्रधानमंत्री करेंगे। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है। मंत्री परिषद का गठन आप इधर से और 7वें पार्ट दोनों को मिलाकर याद करें, बहुत अच्छे से याद होगा, बहुत ही सिंपल है। 2 बार